अभी तक बेटा आपके पास जो चार्जेस थे वो किस में थे? रेस्ट में थे, इसलिए उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपका चार्ज किस में आ चुका है बेटा? एक मोशन में आ चुका है, उसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है। करंट का डायरेक्शन अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से कंसीडर करना है तो इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये आप याद रखिएगा। जैसा कि सर आपने ये बताया था कि अगर हम दो टर्मिनल्स के एंड पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाता है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से बहुत धीमी से एक वेलोसिटी आती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और मैं आज लेकर के आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए, माइंड मैप लेकर के आए हैं। मैं हर बार की तरह आपसे दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि बेटा ये एक शॉर्ट नोट्स है, एक बेसिक फ्रेमवर्क आपका स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके बाद आप इसमें और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन इस तरीके से मत करना कि पूरे की पूरे फिर से नोट्स बन जाए आप लोगों को। आपको ऐड ऑन इस तरीके से करना है कि ये रहे शॉर्ट नोट्स ही, ठीक है। इनकी जो आप अगर डबल साइडेड पेज मानेंगे, ठीक है, तो आगे का पूरा स्पेस हो गया और पीछे का पूरा स्पेस हो गया, उससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेटा हम शुरुआत करेंगे करंट, रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर तक। शुरुआत करते हैं करंट से। अभी तक बेटा आपके पास जो चार्जेस थे वो किस में थे? रेस्ट में थे, इसलिए उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपका चार्ज किस में आ चुका है बेटा? एक मोशन में आ चुका है, उसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है, और उस वेलोसिटी के कारण बेटा वो फ्लो करने लगा है। तो यहां पे, और करेगा कब? जब हम एक पोटेंशियल ऐड करेंगे। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कब मिलता है? जब बेटा दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन से हमें मिलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी के कारण हमारा चार्ज क्या कर रहा है बच्चों? फ्लो कर रहा है। हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे बेटा हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्टिंग में हम जो बात करते हैं बेटा वो आई एवरेज की करते हैं, एवरेज करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास बेटा आई एवरेज जो आएगा उसका फॉर्मूला होता है आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, बेटा चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को क्यू इक्वल्स टू एनी भी होता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था, अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट बेटा कूलाम होती है, अपॉन सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाता है? एम्पियर बेटा। ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट भी है, और साथ ही साथ में ये कैसी यूनिट है बेटा? साथ ही साथ में ये एक फंडामेंटल यूनिट भी है, अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ जी सर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पर बेटा कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग करंट का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। करंट का डायरेक्शन अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से कंसीडर करना है तो इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये आप याद रखिएगा। अब ये बात हो गई थी एवरेज की, अब बात करते हैं किसकी? इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है बेटा डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पे ये इसका क्या हो जाता है बेटा? डिफरेंशियल फॉर्म। अगर डिफरेंशियल फॉर्म बन रहा है तो बेटा डी क्यू बाई डी टी हमें डिफरेंशियल फॉर्म क्या देता है? स्लोप देता है। तो चार्ज वर्सेस टाइम का जो स्लोप देगा वो क्या देता है बेटा? आपको करंट देता है। अगर आपसे कोई एवरेज करंट की वैल्यू पूछेगा, आई एवरेज दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें तो यहां पे बेटा अगर मैं dt को सामने भेज दूंगा तो इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। तो इंटीग्रेशन आई डी टी बेटा किसके बराबर हो जाता है? एरिया के बराबर हो जाता है, या हम कहें एरिया अंडर ग्राफ के बराबर हो जाता है। तो अगर हमें करंट बेटा फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है तो करंट वर्सेस टाइम का जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो आपको क्या दे देगा बेटा? चार्ज दे देगा। तो यहां तक बेसिक चीजें अपन ने एक रिलेशनशिप पढ़ लिया है चार्ज के बीच में और हमारे करंट के बीच में। अब इसी के ऊपर हम आगे चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि अगर हमारा चार्ज बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, चार्ज ई दे दिया, रेडियस आर दे दिया, और वेलोसिटी क्या दे दी? वी दे दी।
तो आई का फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम होता है बेटा, 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, और सेम टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी, नीचे हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो करंट का एक और फॉर्मूला आ जाता है I इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन 2πr के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि सर आपने ये बताया था कि अगर हम दो टर्मिनल्स के एंड पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाता है, और उस एक्सेलरेशन के वजह से बहुत धीमी से एक वेलोसिटी आती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा पहला फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल्स टू ए इंटू टाउ, जहां पे टाउ बेटा रिलैक्सेशन टाइम होता है, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, उसको अपन टाउ बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है छोटा ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास के बराबर। ये बेटा आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ के बराबर। यहां पे बेटा एक्सेलरेशन की हमने क्या कर दी, बस वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू ई डॉट एल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्लेस कर दूं V बाई एल से, तो यहां पे E को रिप्लेस कर दिया तो V अपॉन एल आ गया। बस बेटा ये तीन फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप एक्सेलरेशन एंड टाइम, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आ जाता है। हमसे जिस प्रकार का सवाल पूछेगा हम उस तरीके का फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम अपना आंसर ला रहे होंगे। इसके बाद की जाए तो बेटा एनर्जी गेन की बात करें तो एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एनर्जी जो रहती है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन बेटा याद करिए कि जब हमने पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी दैट इज पोटेंशियल के बराबर था, और पोटेंशियल का फॉर्मूला E इंटू एल के बराबर होता है। तो एनर्जी QEL के बराबर आ जाएगी। तो ये डायग्राम है बेटा, ये कंडक्टर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज क्या करने लगे बेटा, मोशन करने लगे हैं। क्लियर है? अब आगे चलें तो बेटा यहां पे एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मतलब कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कितना फ्रीली मोशन कर पा रहा है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने ये टर्म यूज किया गया है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी मास। यहां पे करंट का एक और फॉर्मूला बन जाता है जहां पे I इक्वल्स टू VDENA, और हिंदी में याद कर सकते हैं वीना। हिंदी में याद कर सकते हैं किस नाम से बेटा, वीना के नाम से, VDENA के नाम से। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हमेशा की तरह ये सवाल जरूर पूछता हूं। तो ये सबसे पहले इंटरनेट पे या आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ये नाम किसने सजेस्ट किया था या बताया था इस तरीके से, ये आपको बताना है। क्लियर बच्चों? अगली बात करें तो बेटा जे आ जाता है। जे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, करंट डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला I बाई ए होता है। उसी के बाद जे को अपन लिख सकते हैं करंट डेंसिटी से। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी के बराबर होती है। जे जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा नीट में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे गए, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? जहां पे J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाती है अगली बात बेटा रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ का ये एक्सपेरिमेंट है कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा मेरी करंट की वैल्यू क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पे V इक्वल्स टू किसके बराबर है, IR के बराबर। ये हमारा क्या है बेटा, ओम्स लॉ है। और इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उन कंडक्टर्स को हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, जो कि पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस उसका एरिया, उसकी लेंथ, उसका टेम्परेचर और सेम रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड करता है R। अगर बेटा हमसे किसी ने कहा है कि V और I के बीच में ग्राफ बनाइए, तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसका जो स्लोप रहता है वो किसके बराबर होता है बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर इस चीज को अपोजिट कर देंगे, कई बार एग्जामिनर परेशान करने की जगह V और I की जगह I और V का दे देगा, तो याद रखना कि स्लोप जो आने वाला है वो 1/r आने वाला है, ना कि R आने वाला है। ये डिफरेंस आप समझ के चलिएगा।
आगे चलते हैं बेटा। आगे अगर नॉन ओमिक की बात की जाए तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, वी और आई के बीच में हमारे पास अलग अलग रिलेशनशिप बनते हैं। सेम ओम्स लॉ का बेटा ये वेक्टर फॉर्म होता है, जहां पे जे वेक्टर इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू ई के बराबर होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां पे। अब रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्मूले, जैसे वी बाय आई, वी अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा ई वाई वी बाई एम एल, और यहां पे ई एन ए इंटू टाउ के बराबर। यहां पे क्या आ गया बेटा, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला v और ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट मींस ml ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी ml ne स्क्वायर टाउ ए के बराबर। और ये वाला बेटा पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाता है, हमारा रेजिस्टिविटी बन जाता है, जहां पे r रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां पे ये ओम होता है बेटा, और रो क्या होगा, ये हमारी रेजिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला मास m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, इसका बेटा फॉर्मूला आता है दैट इज ओम मीटर के बराबर। ये भी चीज याद रखिएगा। अब अगर बेटा यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर यहां पे अगर फॉर्मूला आपका r इक्वल्स टू एल बाई ए के बराबर है, अगर मैं लेंथ को चेंज कर दूं या रेडियस को चेंज कर दूं तो क्या रिलेशनशिप बनेगा। अगर लेंथ चेंज हो रहा होगा तो बेटा मेरा न्यू रेजिस्टेंस अपॉन ओल्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ का होल स्क्वायर, और रेडियस के टर्म्स में बेटा यहां पे न्यू रेडियस अपॉन ओल्ड रेडियस की पावर 4 होती है। ये पावर जरूर याद करिएगा, आपके काम आएगी। अगली बात पे चलते बेटा। अब मैं रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहता हूं। तो अगर बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के ऊपर क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। क्लियर है। अब यहां पे बेटा सबसे पहले, अब ये मटेरियल बेसिस पे डिफरेंट रहते हैं, जहां पे हम मेटालिक और सेमीकंडक्टर और अलॉयज की बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज होता है। ये बेटा कॉपर का ग्राफ है। कॉपर का ग्राफ बेटा नीट एग्जाम में हमारे आया भी हुआ है, ये भी बात आप याद रखना। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो बेटा सेमीकंडक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहता है, जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। अलॉयज के बारे में बात करें तो बेटा वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लगभग नियर बाय रहती है, और इनका कारण बेटा इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में कंपैरिजन होता है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसके पीछे का रीजन जानेंगे। अगर बेटा यहां पे अलॉय की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अलॉयज के टर्म्स में रेजिस्टेंस में बहुत स्मॉल चेंज आता है। अलॉयज के जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा, नाइक्रोम और कंस्टेंटीन बेटा इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, जहां पे R1, R2, R3 दिए गए हैं। करंट की वैल्यू क्या है, सेम, और पोटेंशियल क्या है बेटा, डिफरेंट। अगर यहां पे R इक्विवेलेंट अगर निकाल के देखें तो बेटा इनका समेशन हो जाता है। और अगर हमारे पास n रजिस्टर है जिनका इक्वल रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू n इंटू आर के बराबर होती है। पैरेलल की बात की जाए तो यहां पे बेटा हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। आर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 रहेगा। और अगर हमारे पास दो रजिस्टर है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होगा। और यहीं पे हमारे पास अगर n रजिस्टर आ जाते हैं इक्वल रेजिस्टेंस के, तो हमारा R इक्विवेलेंट R बाय n के बराबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे बेटा चलें तो हमारे पास अलग अलग तरीके से क्या आ जाते हैं बेटा, अरेंजमेंट आ जाते हैं इन रजिस्टर के। पहले अगर बात की जाए तो बेटा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाता है। और यहां पे बेटा अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन रहेगी तो करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा बेटा, 0। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन रहती है बेटा P बाई Q का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो R बाय S के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो बीच वाला जो रजिस्टर रहता है या बीच वाला जो वायर रहता है बेटा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब उसी की तरह याद करिए, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में समझाया था, वैसे ही सेम अरेंजमेंट आपको रजिस्टर में मिल जाता है, जहां पे आपको इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपका पहला काम है बेटा क्या करना, पैरेंट चेन को अलग करना। और पैरेंट चेन को आप उनका जो इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट, उसको आप क्या मान लो, X मान लो, और फिर इसको फर्दर उस रजिस्टर या उस पैरेंट चेन के साथ कनेक्ट कर देना। और इसको बेटा यहां से हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट बन चुका है। क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरा आ जाता है बेटा यहां पे 3 टाइप। यहां पे आप किसकी तरह कर सकते हैं, फोल्डिंग या फिर मिरर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री से। अब यहां पे बेटा अलग अलग सिचुएशन आ जाती है।
अब यहां पे बेटा एक क्यूब दिया जाता है, यहां पे क्यूब में अलग अलग, जैसे यहां से हमारा करंट एंटर कर रहा है, हर एक साइड क्यूब की एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जिसका आर रेजिस्टेंस होगा, और अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी। जैसे यहां से करंट एंटर कर रहा है और इस एंड से एग्जिट कर रहा है, तो बेटा ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। अगर ये यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है तो ये एज हो जाएगा। अगर ये यहां से एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फेस हो जाएगा। और इन्हीं को रेशियो को याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पे नंबरिंग सिस्टम करनी है, और हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा। यहां पे लिखना बेटा 1 2 3 4 और 5 6 और ऊपर क्या आ जाएगा 7, और इनके साथ क्या लगा देना बेटा, आप आर लगा देना। ये रेशियो रहता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो का मतलब है ई स्टैंड फॉर एज, तो एज का जो रेशियो आता है दैट इज 7r/12। दूसरा कौन सा है बेटा, फ्यूज, दैट मींस फेस सेंटर्ड, उसका एफ है, तो बेटा वो होता है 3r/4। और बदलो बी, दैट मींस बॉडी सेंटर्ड का रेशियो होता है दैट इज 5r/5। याद करने का फिर से मैं तरीका बता देता हूं, कुछ नहीं बेटा, रेशियो निकालना है तो इस तरीके से बनाया। रेशियो यहां से शुरू करना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और हर किसी के साथ क्या लगा देना बेटा, आर लगा देना। तो बड़े आसान तरीके से आप ये चीजें सीख सकते हो। आगे अगर बेटा चलें इसके साथ, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाती है, मतलब एक ऐसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट या आगे पुश करने में मदद कर रही है, उसको हमने नाम दिया ईएमएफ से। पहले हम पोटेंशियल के नाम से इसे नहीं जानते थे, पहले इसका नाम, पुराना नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, जो ई के नाम से जानते थे। और इस ई का बेटा ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई इक्वल्स टू ई अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। टी क्या होता है बेटा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ई माइनस आई आर के बराबर होती है। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आता है ई प्लस आई आर के बराबर। और अब अगर यहां पे बात करें तो यहां पे बेटा ये सेम इन्हीं सेल को अलग अलग अरेंजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक साथ सम अप कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है बेटा, वहां पे सीरीज में लगा रहे हैं। सीरीज में बेटा ये R1 है, फिर एक सेल आ गई, फिर ये R2 है दूसरी सेल, और R3 और फिर तीसरी सेल। अब यहां पे देख सकते हैं बेटा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसके नेगेटिव पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव पॉजिटिव से, मतलब इन सब की पोलैरिटीज क्या है, सेम। जब पोलैरिटी सेम होगी तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो जाता है, जिसकी वैल्यू E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होती है। अगर मेरा नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो तो बेटा यहां पे ये सेम पोलैरिटी नहीं है, डिफरेंट पोलैरिटी है, तो E1 माइनस E2 होता है। ठीक है सर। और अगर आपको आर इक्विवेलेंट लगाना हो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर ही रहेगा। सेम अगर यही बात मैं पैरेलल के लिए बात करूं तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होती है। R1 और R2 ये दी गए हैं, तो बेटा इसका नेगेटिव और पॉजिटिव अगर साथ में होते हैं तो हम कहते हैं सेम पोलैरिटी है। तो E इक्विवेलेंट जो आता है वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से हो और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से हो, तो यहां पे बेटा हो जाती है अपोजिट पोलैरिटी, बस प्लस की जगह ऊपर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। पर यहां पे बेटा नीचे वाला साइन जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहता है। कई बार बच्चे फ्लो में पोलैरिटी चेंज करने की वजह से ऊपर और नीचे दोनों जगह नेगेटिव ले लेते हैं, जिसके कारण उनका आंसर गलत आ जाता है। तो इस जगह आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आ जाते हैं बेटा हमारे किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, केवीएल, या ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी पॉपुलर है। केसीएल हमें यह समझाता है बेटा जितना करंट आने वाला है उतना ही करंट निकलने वाला है, मतलब करंट इनकमिंग जो रहेगी वो करंट आउटगोइंग के बराबर रहेगी। ये किस पे बेस्ड है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, केवीएल की बात करूं, तो केवीएल जो रहता है बेटा वो समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। दैट मींस अगर हम एक पॉइंट से शुरू करें और घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो हमारे पास सम ऑफ पोटेंशियल जो निकल के आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आने वाला है। और ये जो बेस्ड रहता है ये बेटा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड रहता है। अब यहां पे बेटा केसीएल और केवीएल को हमें लगाना होता है तो उनके बेटा कुछ साइन कन्वेंशन है।
अगर बेटा रजिस्टर के केस में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर हम पाथ ले लेते हैं तो इसका जो पोटेंशियल लिखेंगे वो माइनस का आई आर लिखेंगे। क्या आ जाएगा? इसका जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस का आई आर आएगा। अगर मेरा करंट के बीच में और पाथ के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है तो जो पोटेंशियल आएगा वो प्लस का आई आर आ जाएगा। ठीक है सर। सेम अगर बेटा मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाऊंगा और हायर से लोअर जाने में जो पोटेंशियल आता है वो ईएमएफ मैं माइनस का ई लिखूंगा। और अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं मतलब लोअर से हायर जा रहा हूं तो मेरे पास जो ईएमएफ आएगा बेटा वो पॉजिटिव का ईएमएफ आएगा। ये भी आप याद रखना। ठीक है सर। अब यहीं पे बेटा पावर की बात करें तो जब बैटरी चार्जिंग की बात करेंगे मतलब बैटरी के अंदर करंट जा रहा होगा तो पावर गेन्ड होगी जिसका फॉर्मूला वी के बराबर होगा। अगर यहां से निकल रही होगी दैट मींस बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, तब फॉर्मूला जो पावर लॉस का होगा वो क्या होगा बेटा? वी के बराबर होगा। अगर यहां पे बेटा रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर के केस में P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और यहां पे अगर पोटेंशियल दिया गया है तो V स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला लगेगा। हीट लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर है। अगर एनर्जी के टर्म्स में दे लें तो इसके बेटा अलग अलग फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हो जाता है वी आई टी, दूसरा हो जाता है आई स्क्वायर आर टी और तीसरा होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी के बराबर, जहां पे ये टी जो चल रहा है बेटा वो टाइम चल रहा है। इन केस आपको ऐसी सिचुएशन दे दी गई है जहां पे बेटा आपको करंट फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया है तो आपको वहां पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा एनर्जी लॉस निकालने के लिए। इसके बाद बेटा आगे चलें तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला जो डिवाइस है दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है बेटा? वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहां पे हम क्या निकालते हैं बेटा? नल पॉइंट। जैसे यहां पे बेटा आपके पास क्या दिया जाता है? वायर दिया जाता है, कॉपर वायर रहता है और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ दी जाती है बेटा वो 1 मीटर दी जाती है, जो कि किसके बराबर होती है बेटा? 1 मीटर हमारे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है जहां पे हम जिस नंबर का या फिर जिस रेजिस्टेंस का हम नॉब निकाल लेंगे उतना रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस हमें पता होता है। ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें निकालना है। और जब यहां पे बेटा करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, मतलब वो पॉइंट कैसा निकल के आता है? नल पॉइंट निकल के आता है। तो दिस अपॉन दिस दैट मींस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन एल। एल क्या है बेटा? लेंथ। और यहां पे हमें क्या दिया जाता है बेटा? रेजिस्टेंस दिया जाता है ओम पर सेंटीमीटर पे। यहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी जाती है। तो जितनी लेंथ होती है मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस। तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन बेटा लेंथ मींस वो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और अननोन में भी यहां पे क्या करते हैं बेटा? 100 माइनस एल करते हैं। यहां पे इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि बेटा यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा और यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है? एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाती है। पर किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं दिया हो तो आपको बेटा एग्जैक्टली यहां पे वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्लियर है कि नहीं? तो आप उस चीज के लिए भी तैयार रहना। अगला आ जाता है बेटा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में यही सजेस्ट करूंगा कि इसका डायग्राम अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होता है, तो ये आप खुद पढ़ करके जरूर देखिएगा। तो पोटेंशियोमीटर भी किस पे काम करता है बेटा? नल मेथड पे काम करता है। कहां कहां इस्तेमाल होता है? पहला तो कंपैरिजन ईएमएफ, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के काम आता है। ईएमएफ का जो रेशियो रहता है बेटा दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 के बराबर। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1 के बराबर। यहीं पे बेटा हम लोग गैल्वेनोमीटर को समझते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या बना लेते हैं बेटा? एमीटर भी बना लेते हैं और इसी गैल्वेनोमीटर से हम क्या बना लेते हैं बेटा? वोल्ट मीटर भी बना लेते हैं। करंट आई जा रहा है बेटा, यहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट ज्यादा झेल नहीं पाएगा, डिवाइस खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि आईजी की वैल्यू कम पास होने देते हैं। तो यहां से क्या करेगा बेटा? यहां से जो I माइनस आई जी जितना करंट गैल्वेनोमीटर में गया बचा हुआ करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा और ये फ्लो होता हुआ इधर आ जाता है। तो इसी से बेटा हम रेजिस्टेंस के बेसिस में जब रेजिस्टेंस क्या कर लेंगे? कम ले लेंगे तो ये एमीटर का काम करेगा और जब ज्यादा ले लेंगे तो ये वोल्ट मीटर का काम करेगा। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों बना लेंगे, जहां पे वोल्ट मीटर का फॉर्मूला होता है आई जी दैट इज करंट इन गैल्वेनोमीटर, जी रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर प्लस आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक थी कहानी बेटा किसकी? आप लोगों की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी माइंड मैप की।
तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो नोट्स बनाने में बिल्कुल कमी मत करिएगा, बिल्कुल आलस मत करो शॉर्ट नोट्स बनाने में, बेटा उसमें थोड़ी मेहनत कर लो। कई बार होता है ना कि जब हमारा रिजल्ट निकल के आता है या जब हमारे परिणाम निकल के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ी और कर लेते मेहनत तो शायद कुछ और होता। तो वो मौका मत आने दो, जितनी दम है जितना कर सकते हो उतना इस बार लगा दो। कम से कम उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये पॉइंट नहीं रहेगा कि थोड़ी और कर लेते तो। ठीक है, तो प्लीज इस बात के बारे में सोचो। ठीक है, इट्स बेटर टू क्राई इन अ मेडिकल कॉलेज देन क्राई फॉर अ मेडिकल कॉलेज। तो इसके बारे में आप जरा सोचिएगा, मेहनत करिएगा। जल्दी से फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।